नहीं तो कौन सा केस कितने नंबर पर कब लगेगा, ये रजिस्ट्री चुपके चुपके कर लिया, कौन कहां से सेटिंग कर लिया। कोई गंभीर विषय है उसको लगा दिया 100 नंबर पर, और कोई मामूली विषय है उसको लगा दिया 2 नंबर पे, और कहे कि भाई अदालत की नजर में तो दोनों गंभीर और मामूली क्या सारे केस हैं, हम उसी तरीके से सुनेंगे। ऐसा मुकदमा जिसका कोई लार्जर इंपैक्ट सोसाइटी पर नहीं पड़ने वाला है, 1-2 इंडिविजुअल पर हो रहा है, हालांकि न्याय है उनको मिलेगा, लेकिन अगर उनको 1-2 मिनट बाद या 5 दिन के बाद भी सुनेंगे तो कोई नुकसान नहीं होता है, अनटिल अनलेस उस व्यक्ति का कोई ऐसा फंडामेंटल राइट का भयंकर उल्लंघन ना हो रहा, या उसकी जान ही ना जा रही हो, उसको कोई फांसी की ही सजा पड़ रही हो, क्यों पड़ रही है, काहे पड़ रही है, ये इसका आकलन करना पड़े। लेकिन अगर कोई ऐसा मामला है जिसका लार्जर इंपैक्ट सोसाइटी पर होने वाला है, कि अगर उस केस के फैसले में कोई अनियमितता बरती गई, या आप लोगों में यह भरोसा हो गया कि अन्याय हो गया, यह गलत हो गया, और लोग ये मानने लगे, भले ही अदालत को लगे कि हमने न्याय किया है, लेकिन लोगों में यह मैसेज चला जाए कि यह तो संपूर्ण अन्याय है, ऐसे केस को ध्यान में रखते हुए अदालत को गंभीर होने का निर्देश चला गया है। और इसीलिए मित्रों मैं ये बात कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस न जाने 2 साल में क्या क्या कर गुजरेंगे, इसका सीधा इंपैक्ट दिशा और सुशांत के केस पर पड़ने जा रहा है, आप लिख के ले लीजिए। और इसीलिए मुंबई हाईकोर्ट के जस्टिस महोदय ने मांग लिया है कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दो, क्योंकि द मोमेंट पोस्टमार्टम रिपोर्ट जाएगा और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जो एविडेंस है, जो नया एविडेंस सामने आया है, वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो केस खुल जाएगा। अभी 2 दिन पहले लगातार दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, अदालतों में बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी को, डीजीपी लेवल के अधिकारी को क्लास लगाई जा रही है। एसएसपी और डीआईजी आईजी की तो बात ही छोड़ दीजिए, डीजीपी की क्लास लगाई जा रही है। और अदालत ने अपना मूड अब एग्रेसिव कर लिया है। इसीलिए कहते हैं मित्रों कि अगर कैप्टन ठीक हो तो उसका ट्रिकल डाउन इंपैक्ट होता है। ऊपर से ही पानी नीचे की तरफ बहता है, नीचे से पानी ऊपर की तरफ नहीं जाता है अनटिल अनलेस कि उसमें फोर्स ना लगाए। तो ऊपर से जो पानी बह के नीचे आएगा, तो ऊपर का पानी कितनी मात्रा में नीचे जाएगा, और ऊपर का पानी अगर निर्देश के रूप में जा रहा है तो सही निर्देश सही जगह तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। वर्षों से ऐसे मामले, 39 रुपए के अपराध में पूरी जिंदगी लोगों की तबाह हो गई इन्हीं अदालतों के माननीयों की वजह से। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह निर्णय ले लिया है कि इस तरह के प्रकरण कम से कम मेरे कार्यकाल में देखने को नहीं मिलने चाहिए, कि 39 रुपए का किसी पर आरोप है और उसको 40 साल 30 साल 25 साल की सजा हो जाए, और 39,000 करोड़ का फ्रॉड करने वाले यहां देश से भाग जाएं, यह नहीं चलेगा। तो जस्टिस विथ ह्यूमन फेस, justice for the sake of the humanity, justice for the sake of the better governance of state, justice for the sake of the functional state and functional governance। ऐसा नहीं है कि स्टैंड स्टिल बना हुआ है गवर्नेंस। यथा स्थितिवाद में भरोसा चीफ जस्टिस महोदय का नहीं है। यथा स्थितिवादी रह करके कोई सिस्टम काम नहीं कर सकता है, आपको अपना गियर चेंज करना पड़ेगा, और गियर टुवर्ड्स द जस्टिस, टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट। और यहां प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट का मतलब है कि फॉर द सेक ऑफ रूल ऑफ लॉ। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक बहुत ही चर्चित बयान है मित्रों रूल ऑफ लॉ के बारे में। रूल ऑफ लॉ का मतलब है एक स्टेट के पूरे अस्तित्व का सवाल और फंक्शनल डेमोक्रेसी का सवाल। फंक्शनल डेमोक्रेसी, इफ ए कंट्री
framed a rule of law and country is functioning under that frame 100%, it means the democracy is existing there 100%. और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी वहां खतरे में है। तो रूल ऑफ लॉ कितना महत्वपूर्ण है एक डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए। एवरी स्टेप यू नीड दैट काइंड ऑफ रूल ऑफ लॉ टू प्रोटेक्ट योर डेमोक्रेसी। जो कानून हमें कहता है, अब वो कानून अच्छा है बुरा है, उस पर बड़ी चर्चा के बाद कोई कानून बनता है, उसके लिए सदन कानून के लिए बना हुआ है, सदन में बहस होती है और सदन फिर उसको पास करता है। दोनों सदन, भारत में जो व्यवस्था है संसदीय व्यवस्था, उस संसदीय व्यवस्था के तहत दोनों सदन पास करके किसी बिल को, किसी विधेयक को, उस पर संस्तुति होगी और फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर के बाद वो कानून का रूप ले लेगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान अभी तक हैं, जो हमारे फ्रीडम फाइटर ने, हमारे पूर्वजों ने जो बना के दिया कोड ऑफ कंडक्ट, और वो भी 2.5 साल 3 साल तक बहस करने के बाद, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बैठने के बाद, मेटिकुलसली डिस्कोर्स होने के बाद हमने अपने संविधान को अडॉप्ट किया 1950 में। और जब हमने उस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया तो वही हमारी धर्म पुस्तक भी हो गई। तो जस्टिस सीजेआई कह रहे हैं कि वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वही हमारा धर्म पुस्तक है। और उसके बाद जो फिर नए कानून बन के आए हैं, जिसको संसद ने पारित किया है, संसद का अनुमोदन है, उस कानून के फ्रेमवर्क के तहत हमें अपने को पारदर्शी, निष्पक्ष और निर्भीक, निडर, तीनों तरीके से फंक्शन करना पड़ेगा। और रूल ऑफ लॉ का असली कस्टोडियन जुडिशरी है। रूल ऑफ लॉ का असली कस्टोडियन अगर आप कहेंगे तो जुडिशरी है। क्यों? क्योंकि जो रूल ऑफ लॉ बनाने वाले हैं ना, लॉ मेकर्स, समटाइम्स वो खुद लॉ मेकर्स ही अपने कानून को तोड़ देते हैं। और आप तो जानते हैं आजकल लॉ मेकर्स की क्या स्थिति है। लॉ मेकर्स में बहुत सारे लॉ ब्रेकर्स पहुंच गए हैं। तो लॉ ब्रेकर्स अगर लॉ बनाएंगे तो उसमें हो सकता है कुछ त्रुटियां भी हो जाएं, या अगर लॉ ब्रेकर्स ने अच्छे लॉ बना दिए, मान लीजिए उन्होंने पर्सनल कुछ लॉ ब्रेक किया हुआ हो, लेकिन जब सामूहिक रूप से कोई कानून बन रहा है तो उसमें सामूहिकता का इंडिकेशन है, सामूहिकता का प्रतिफल है। तो एक इंडिविजुअल लॉ ब्रेकर भी उसमें शामिल है, लेकिन चूंकि वो सामूहिकता में कानून बनी है तो वो जो लॉ बन करके आ गया है तो फिर वो लॉ हो गया है। तो उस लॉ का प्रोटेक्शन करना अदालत की जिम्मेदारी है। भले ही लॉ मेकर, जो कि लॉ ब्रेकर भी एक आध दो हो जाते हैं, अगर वो एक आध दो लॉ ब्रेकर लॉ मेकर हो गए हैं और फिर जब लॉ बन गया है उसके बाद भी वो लॉ ब्रेकर बन गए हैं, तो ऐसी हालत में लॉ की सुरक्षा कौन करेगा, उसकी गारंटी कौन लेगा? वैसी हालत में लॉ की सुरक्षा, उसकी गारंटी जुडिशरी करती है, वही कस्टोडियन है। और इस सबको दिखाने के लिए किसका काम है? मीडिया का। इसीलिए मीडिया वाले कहते हैं कि वी आर नॉट अंडर यू। वो हम दिखाते हैं कि अगर जुडिशरी में कहीं गड़बड़ी हो रही है तो मीडिया जुडिशरी का मिरर बनकर के खड़ी हो जाती है कि साहब ये लॉ है, ये आपका वर्डिक्ट है, अब ये देखिए दोनों की तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही हैं, ये हम मिरर हैं, हमारे मिरर में आप दोनों आ जाइए, आप भी आ जाइए, आपका वर्डिक्ट भी आ जाएगा और आपका ये कानून भी आ जाएगा। कानून और वर्डिक्ट दोनों सामने में है। अगर चेहरे ठीक लग रहे हैं, कानून के हिसाब से आपके इमेज है तो ठीक है, अगर कानून के हिसाब से आपका इमेज नहीं है, कानून कहता है कि आपका इमेज ऐसा होना चाहिए, और अगर वो इमेज मिरर में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आप कानून की रक्षा नहीं कर रहे हैं, आप इमेज गलत बना रहे हैं, और इसलिए मिरर आपको सही इमेज बनाने की सलाह दे रहा है। इसलिए हमारी भूमिका, मीडिया की भूमिका, उनको सिर्फ मिरर दिखाने की है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह तय कर लिया है कि हमारे पास वो मामला जब आए कि कोई उनकी तस्वीर को इस मिरर में देखना हो, तो वो मिरर जो है, उस मिरर में वो तस्वीर एज पर लॉ हो। लॉ जो खाका खींच रहा है जिस तस्वीर की, वही तस्वीर इस मिरर में बने। मीडिया के मिरर में कानून की तस्वीर, वही इमेज बने जो कानून खाका खींच रहा है। ऐसा ना बन जाए कि कानून कुछ कह रहा है और तस्वीर कुछ और बनी हुई है, और उसको मीडिया जो मिरर है वो आपके सामने जब दिखाए
तो जनता को समझ में आया कि ठीक कह रहे हैं, कानून तो यह है, मिरर इमेज तो यह है। तो ये तय करना जुडिशरी का काम है कि हमको कानून सम्मत मिरर इमेज बनाना है। और ये जो निर्देश चीफ जस्टिस सूर्यकांत का आया है ना मित्रों, इससे पूरे अदालत में हलचल मची हुई है कि ये कर क्या रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये क्या क्या करेंगे। इन्होंने अब सबको एक प्रकार से कह दिया है कि भैया पारदर्शिता से और अकाउंटेबिलिटी से और निर्भीक होकर के काम करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। आप भी काम कीजिए, कानून सम्मत काम कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। गैर कानूनी काम करेंगे, कानून के बाहर जाकर के काम करेंगे तो हम मूक दर्शक नहीं हैं और हम वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं हैं जो सब कुछ सुन लेंगे, देख लेंगे और अपने सर को झुका लेंगे। ऐसा वाला नहीं हूं। यह संकेत माननीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने लाउड एंड क्लियर देश भर की अदालतों को दे दिया है। तो जुडिशियल रिफॉर्म हम लोग कह रहे थे, इसी को कहते हैं मित्रों कि अगर व्यक्ति में दम हो तो वो इंस्टीट्यूशन को रिस्पॉन्सिव भी बना सकता है, रिस्पॉन्सिबल भी बना सकता है। याद कीजिए टीएन सेशन को, बाद में और बात है, टीएन सेशन भी पॉलिटिकल पार्टी में चले गए थे, वो अलग विषय है। लेकिन टीएन सेशन जब तक पॉलिटिकल रहे तो उन्होंने चुनाव आयोग के को जो मर्यादा मिलनी चाहिए थी, चुनाव आयोग को जो प्रशंसा मिलनी चाहिए थी, जो तारीफ मिलनी चाहिए थी, जो हक मिलना चाहिए था एक इंडिपेंडेंट एजेंसी का, वो उन्होंने दिला दिया था टीएन सेशन ने। और आज तक चुनाव आयोग के रूप में, चुनाव कमिश्नर के रूप में, उस वक्त तो कमिश्नर नहीं चुनाव आयोग कहा जाता था उसको, वो अपने आप में आयोग है, वो इंडिविजुअल नहीं है। सी द फिलॉसफी ऑफ इलेक्शन कमीशन। बाद में उनको इलेक्शन कमिश्नर कहा जाने लगा, लेकिन उस वक्त तक तो हम लोग ये कहते थे टीएन सेशन चुनाव आयोग हैं, वो अपने आप में इंडिविजुअल नहीं है, वो अपने आप में एक पूरा दर्शन है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्शन है वो। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल दर्शन क्या है? उनकी पूरी लिबर्टी, निर्भीकता, निडरता और ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। फॉर होम? फॉर द डेमोक्रेसी, फॉर द स्टेट ऑफ भारत। भारत राज्य के प्रति उनकी जिम्मेदारी है, भारत राज्य के प्रति वो अकाउंटेबल हैं। भारत राज्य का मतलब क्या हुआ? भारत में बसने वाले जनता के प्रति अकाउंटेबल है। भारत जो भौगोलिक सीमा है उसके प्रति वो अकाउंटेबल हैं। तो जनता उनके केंद्र में थी, जनता के प्रति वो अकाउंटेबल हैं, क्योंकि ये फंक्शनल डेमोक्रेसी है। तो ये है चुनाव आयोग। ठीक उसी प्रकार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अदालत की जो मर्यादा है, अदालत की जो स्वतंत्रता है, अदालत की जो निष्पक्षता है, उसके बारे में अपने मित्रों को संदेश दे दिया है, संकेत भी कर दिया है कि कृपा करके अदालत को वो जगह ना बनाइए जहां लोग इनकी आलोचना करने लगे। अगर ये मंदिर है तो इसकी पवित्रता की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है। आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत सैल्यूट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।